नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी जी डॉट इन में। मैं जितेंद्र आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूं सामान्य प्रबंध का महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फ्योल और एफ.डब्ल्यू. टेलर दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 14-14 सिद्धांत दिए हैं और जो कि महत्वपूर्ण सिद्धांतों में गिने जाते हैं। तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक आप देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं हेनरी फ्योल के 14 सिद्धांत। सबसे पहले हम हेनरी फ्योल के बारे में बात करेंगे। हेनरी फ्योल का जन्म 1841 में हुआ था और 1925 में इनकी मृत्यु हुई थी और इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न ऑपरेटिंग मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं इनके 14 सिद्धांत की। तो पहला सिद्धांत यहाँ पर आता है कार्य विभाजन का सिद्धांत। हेनरी फ्योल ने कहा है कि यह कार्य विशिष्टता का सिद्धांत है और यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य के लिए योग्य नहीं होता, न ही एक व्यक्ति को अनेक कार्य करने के लिए देने से वह किसी कार्य में दक्ष हो जाता है। हेनरी फ्योल का कहना है कि हर व्यक्ति प्रत्येक कार्य में योग्य नहीं होता है, यानी कि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ स्पेशल गुण होते हैं। तो हमें उस व्यक्ति के बीच कार्य का विभाजन करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस व्यक्ति में जिस कार्य को करने की योग्यता हो, हमें उस व्यक्ति को वही कार्य सौंपना चाहिए या कार्य करवाना चाहिए। अगर हम कार्य विभाजन के सिद्धांत का पालन करते हैं तो हम निर्धारित उद्देश्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम कार्य सौंपेंगे वो व्यक्ति अपनी पूर्ण निष्ठा से उस कार्य को कर सकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को हमने कार्य सौंपा है, अगर उसको वह कार्य नहीं आता है तो ऐसी दशा में क्या होगा कि हम अपने निर्धारित लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि वह उस व्यक्ति जिस व्यक्ति को हमने कार्य सौंपा है वो अपनी पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं कर पाएगा। तो हेनरी फ्योल का कहना यह है कि हमें कार्य विभाजन कर विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए ताकि हम लक्ष्यों को प्राप्त कर सके बहुत ही तीव्रता से। आगे हम देखते हैं, अगला इन्होंने सिद्धांत दिया है प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व का सिद्धांत, यानी कि अधिकार और उत्तरदायित्व। अब हेनरी फ्योल क्या कहते हैं, तो फ्योल के अनुसार प्राधिकार उत्तरदायित्व एक दूसरे से संबंधित है तथा प्राधिकार के अभाव में कोई व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। अतः यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को कार्य करने का दायित्व सौंपा जाए उन्हें आवश्यक अधिकार भी दिए जाए। फ्योल का कहना है कि अगर आप किसी व्यक्ति से काम करवाना चाहते हैं और उनको उस काम करवाने के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी, कुछ उत्तरदायित्व तो आप दे रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें उत्तरदायित्व के साथ साथ अधिकार भी देने चाहिए, यानी कि अथॉरिटीज भी आपको देना पड़ेगी। अगर आप बिना अथॉरिटीज के उनको उत्तरदायित्व निर्वाह करने के लिए कहेंगे तो शायद उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हेनरी फ्योल का कहना यह है कि आप जिस व्यक्ति को अधिकार दे रहे हैं उसको उत्तरदायित्व दीजिए और जिस व्यक्ति को उत्तरदायित्व दे रहे हैं उनको अधिकार दीजिए, यानी कि दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगला हम बात करें इनका सिद्धांत क्या है, तो इनका सिद्धांत है अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन का सिद्धांत। जैसे कि हम सबको बताएं कि किसी भी संस्था में डिसिप्लिन यानी कि किसी भी संस्था की सफलता किस पर निर्धारित होती है, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन पर निर्धारित होती है। अगर वहां का डिसिप्लिन अच्छा है तो सफलता बहुत ही जल्दी प्राप्त की जा सकती है। अब फ्योल का क्या कहना है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या समूह को नीतियों, नियमों, कार्यविधियों, निर्देशों, देखो ये चार चीजें यहाँ पर बताई गई है कि नीतियों, नियमों, कार्यविधियों और निर्देशों का पालन करना पड़ता है और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी परिस्थिति को हम अनुशासन कहते हैं। फ्योल का कहना है कि किसी संस्था के कर्मचारियों की आज्ञाकारिता, व्यवहार तथा आदर की अभिव्यक्ति ही क्या है, अनुशासन है। अनुशासन को किस प्रकार से समझा जा सकता है कि कोई कर्मचारी अगर आज्ञाकारी है, व्यवहारिक है और आदर की उसमें अभिव्यक्ति है तो ऐसी दशा में वहां पर क्या है, डिसिप्लिन है या उस कर्मचारी में डिसिप्लिन है। अब किसी कार्य को करने के लिए डिसिप्लिन का होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, ये फ्योल का कहना है। अगला हम इनका सिद्धांत देखें तो आदेश की एकता का सिद्धांत है। फ्योल का कहना है कि कार्य करने वाले व्यक्ति को एक समय में एक ही अधिकारी से आदेश मिलना चाहिए। आदेश देने वाले व्यक्ति अधिक होने पर अनुशासन भंग होता है, अधिकार कमजोर पड़ता है और श्रमिकों की प्रवृत्ति काम टालने की होती है। अतः यह सिद्धांत अनेक अधिकारियों के स्थान पर एक ही अधिकारी का औचित्य मानता है। फ्योल का कहना यह है कि आप जिन व्यक्तियों से काम करवाना चाहते हो उन व्यक्तियों को जो आप आदेश दे रहे हो वो आदेश केवल एक ही व्यक्ति से आना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि विभिन्न पदाधिकारी जो है या उच्च अधिकारी जो है वो अपने निम्न स्तर के कर्मचारी को क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के आदेश दे रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, एक तो अनुशासन भंग हो जाएगा, एक अधिकारों का अधिकार कमजोर हो जाएंगे और एक श्रमिक क्या उसके अंदर जो प्रवृत्ति जागृत होगी वो काम टालने की प्रवृत्ति जागृत होगी। क्योंकि जब कर्मचारी के ऊपर अधिक लोड हो जाता है काम का तो वो
काम को टालने लग जाता है। जैसे कि आपको इस इमेज में दो डायग्राम यहाँ पर दिख रहे हैं। पहला डायग्राम जो आपको दिखा रहा है कि एक मैनेजर से इन तीनों जो कर्मचारी है या अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर आदेश की क्या है, एकता है, इसलिए ये हमारा क्या है, करेक्ट माना जाएगा। ये अनुशासन, ये सॉरी आदेश की एकता का सिद्धांत फॉलो करता है। लेकिन यहाँ दूसरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें दो मैनेजर हैं और ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने कर्मचारियों को अलग अलग आदेश दे रहे हैं। तो ऐसी दशा में आदेश की एकता नहीं होगी और कार्य या उद्देश्यों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अगला सिद्धांत है निर्देश की एकता का सिद्धांत। अब फेयोल का कहना है कि एक ही प्रकार के कार्य के लिए एक ही निर्देश तथा एक ही योजना होनी चाहिए। अगर आप कोई एक काम कर रहे हैं तो उसके लिए निर्देश भी एक होना चाहिए और उसके लिए प्लानिंग भी एक होनी चाहिए, तब जाके हम उन लक्ष्यों तक प्राप्त कर पाएंगे या उस कार्य को पूर्ण रूप दे पाएंगे। निर्देशों की एकता से फेयोल का आशय है सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्तियों के एक समूह के लिए एक निर्देश होना चाहिए, एक समूह के लिए एक निर्देश, ताकि उस समूह में जितने भी सदस्य उसी निर्देश के आधार पर काम करें। अगर एक समूह में अनेक निर्देश होंगे तो समूह के जो सदस्य वो कंफ्यूज हो जाएंगे और वो कार्य ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए फेयोल का कहना है कि अगर संगठन की कुशलता आप देखना चाहते हैं तो संचालन के निर्देशों में एकता महत्वपूर्ण है, और कर्मचारी की कुशलता देखना चाहते हैं तो कार्य संपन्न करने के लिए आदेश की एकता का होना आवश्यक है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, निर्देश की एकता है। अगला हम यहाँ पर देखेंगे सामान्य हित के सामने व्यक्तिगत हित गौण होना, यानी कि आपको व्यक्तिगत हित को समर्पित करके आपको सामूहिक हित को प्राथमिकता देनी होगी। फेयोल का कहना है कि किसी समूह में व्यक्तिगत हित की अपेक्षा सामूहिक हितों को अधिक महत्व दिया जाता है। यद्यपि व्यक्तिगत सामूहिक हितों दोनों में क्या होता है, प्रबंधक का दायित्व बनता है कि दोनों में वो समन्वय स्थापित करे। फिर भी यदि अगर इनमें टकराव आता है तो हमें सामूहिक हितों की को अपना करके उनकी रक्षा करके हमें व्यक्तिगत हितों का त्याग कर देना चाहिए। यानी कि फेयोल ये कहता है कि जब बात समूह की आ जाती है तो व्यक्तिगत हितों को हमें छोड़ देना चाहिए। अगला सिद्धांत हमें यह बताता है कि कर्मचारी को पारिश्रमिक, यानी कि इनका जो अगला सिद्धांत है वो कर्मचारी के वेतन मजदूरी से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि आर्थिक पारिश्रमिक के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कार्य करता है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति किस वजह से काम कर रहा है, आर्थिक पारिश्रमिक के लिए काम कर रहा है, सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं, मजदूरी के लिए काम कर रहे हैं, वेतन के लिए काम कर रहे हैं। अतः कर्मचारी को उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का पारिश्रमिक पर्याप्त होना चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति से काम करवाना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पारिश्रमिक मिलना चाहिए, यानी कि भुगतान करने की उचित विधियों का निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी कि आप उसको पारिश्रमिक किन किन तरीके से दे रहे हैं ये डिसाइड हो जाना चाहिए, ताकि अगर किसी व्यक्ति को पारिश्रमिक मिलेगा तो वो आपके लिए पूर्ण समर्पण के भाव से कार्य करेगा। तो प्रेरणात्मक मजदूरी प्रणाली द्वारा कर्मचारी पूर्ण निष्ठा, लगन और क्षमता से कार्य करते हैं। अगर उनको पारिश्रमिक समय पे मिल जाए, पारिश्रमिक पूर्ण जितना उनको आवश्यक है उनकी योग्यता के अनुसार या उनके द्वारा सेवाएं जो दी जा रही है उन सेवाओं के अनुसार अगर उन्हें पारिश्रमिक मिल रहा है, उन्हें पारिश्रमिक से संतुष्टि मिल रही है, तो वो बहुत ही निष्ठा और लगन से और क्षमता से काम करते हैं और यह श्रम संबंध अधिक अच्छे बनते हैं। और यहाँ क्या होता है, श्रमिकों के बीच जो संबंध है वो बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, किसी को ज्यादा दिया जा रहा है, किसी को बहुत कम दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी कर्मचारी को अगर आप पारिश्रमिक दे रहे हैं तो उसकी योग्यता के अनुसार उसको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, ताकि वो उसको संतुष्टि प्राप्त की जा सके। आगे हम सिद्धांत पर नजर डालेंगे तो अगला सिद्धांत आता है केंद्रीकरण। देखो, फेयोल की मान्यता है कि किसी संस्था में प्राधिकारों का केंद्रीकरण उसी सीमा तक होना चाहिए जहां तक संभव हो और विभिन्न स्तरों पर प्राधिकार दायित्व में संतुलन बना रहना चाहिए। देखो, केंद्रीकरण क्या होता है, पहले तो हम ये बात करें। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो अधिकारी होते हैं, उच्च अधिकारी, वो अपने कुछ अधिकार क्या कर देते हैं, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बांट देते हैं, ताकि क्योंकि उनके पास जो वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम हो जाए। लेकिन ये केंद्रीकरण, फेयोल का ये कहना है कि केंद्रीकरण तो होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए, जहां तक संभव हो सके विभिन्न स्तरों पर प्राधिकरण और दायित्व में संतुलन बना रहे, ऐसा केंद्रीकरण होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे अपने अधिकार किसको दे दें, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को दे दें। तो फेयोल का कहना है कि आप अगर केंद्रीकरण करते हैं, आप अपने अधिकारों को अपने अधीनस्थों को देते हैं, तो उनमें संतुलन बना रहना चाहिए। अगला हम देखें, यहाँ पर इनका सिद्धांत अगला आता है श्रेणी श्रृंखला। देखिए, इस सिद्धांत के द्वारा इन्होंने कहा है कि किसी उपक्रम में ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक पदाधिकारियों के मध्य संप्रेषण, कम्युनिकेशन के उद्देश्य से संपर्क रूपी एक श्रृंखला होनी चाहिए।
आप यहाँ पर जो अपनी श्रृंखला बनाएंगे, यानी कि उच्च पदाधिकारी से लेकर के निम्न स्तर के पदाधिकारी तक जो श्रृंखला बनी रहती है, जो एक चेन बनी रहती है, वो चेन किस प्रकार की होनी चाहिए कि उनके बीच कम्युनिकेशन, जो संप्रेषण है, वो पूरा किया जा सके, यानी कि उस संप्रेषण में किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। आगे इन्होंने दिया है कि सभी स्तर के अधिकारियों को इसका पालन करना चाहिए और श्रेणी श्रृंखला का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इसमें आदेश की एकता होती है। जैसे आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये किसको आदेश देगा? ये मैनेजिंग डायरेक्टर को देगा। मैनेजिंग डायरेक्टर अपने जनरल मैनेजर, प्रोडक्शन और सेल्स डायरेक्टर को देगा। ये फिर मैनेजर को देगा जो प्रोडक्ट का काम कर रहा है और जो सेल्स का काम कर रहा है उनको देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आदेश इस तरीके से आ रहा है और जो इनके द्वारा जो बात पहुंचानी है, जो एक वर्कर की बात ऊपर बोर्ड तक पहुंचेगी, तो वो कैसे पहुंचेगी? इस प्रकार से पहुंचेगी। तो ये कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर मॉडल है। या हम बात करें, ये चेन जो है ये इस प्रकार की होनी चाहिए कि ऊपर से जो नीचे और नीचे से ऊपर तक जो संप्रेषण है वो आसानी से किया जा सके। अगला हम यहाँ पर देखेंगे फेयोल का सिद्धांत। अगला सिद्धांत आता है व्यवस्था, यानी कि ऑर्डर, किस ऑर्डर में किस चीज को होना चाहिए। फेयोल का कहना है कि प्रत्येक वस्तु अथवा व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान निर्धारित हो, वह वस्तु अथवा व्यक्ति उसी निर्धारित स्थान पर रहे। प्रबंध का आधारभूत सिद्धांत वस्तु एवं व्यक्ति दोनों की उचित व्यवस्था करना होता है ताकि न्यूनतम प्रयासों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। इसके अतिरिक्त विशिष्ट स्थान पर कार्यरत विशिष्ट व्यक्ति को उसके कार्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सके। देखिए, फेयोल का कहना यह है कि हर व्यक्ति, हर वस्तु का एक स्थान निर्धारित होना चाहिए और उसे उसी स्थान पर नियुक्त कर देना चाहिए ताकि अगर कभी कुछ गड़बड़ी होती है तो उस व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया जा सके। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये जो है ये हमारा प्रोडक्शन हाउस है और यहाँ पर जो दिख रहा है ये सेल्स डिपार्टमेंट है। तो अगर सेल्स में गड़बड़ी होगी तो हम सेल्स डिपार्टमेंट को पकड़ेंगे और अगर प्रोडक्टिंग हाउस में अगर गड़बड़ी होगी तो हम वहां पर प्रोडक्शन हाउस को जिम्मेदार ठहराएंगे। अगला यहाँ पर आता है 11वें नंबर का जो सिद्धांत है वो समानता का सिद्धांत है। अब समानता के सिद्धांत में हेनरी फेयोल कहते हैं कि प्रबंध न्यायपूर्ण तथा दयापूर्ण व्यवहार से कर्मचारियों की वफादारी एवं स्नेह को प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप मैनेजमेंट करते हैं तो आपको अपने कर्मचारियों के प्रति, अपने अधीनस्थों के प्रति क्या होना चाहिए? दयावान और न्यायपूर्ण रहना चाहिए। प्रबंधकों द्वारा किया गया समतापूर्ण व्यवहार कर्मचारियों में निष्ठता पूर्वक व समर्पित कार्य करने की भावना को जन्म देता है। अगर आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से जो व्यवहार करते हैं वो समानता का व्यवहार करते हैं। अब समानता के व्यवहार से मतलब है जैसे कि अगर महिला और पुरुष है तो उन दोनों में समानता आनी चाहिए। ऐसा नहीं आप पुरुष को अधिक वेतन दे रहे हैं, महिलाओं को नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो उच्च अधिकारी हैं और जो निम्न स्तर के कर्मचारी हैं उन दोनों में आप समानता पैदा कर दें, यानी कि आपको उनके बीच में असमानता का भाव पैदा नहीं करना है। आप जिस तरीके से किसी उच्च अधिकारी को ट्रीट करते हैं उसी तरीके से आपको निम्न स्तर के कर्मचारी को भी ट्रीट करना चाहिए ताकि उसमें समानता बनी रहे और इसकी वजह से वो निष्ठापूर्वक कार्य करे और समर्पित कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, जिससे हमारे उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अगला यहाँ पर सिद्धांत आता है कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। देखिए, कोई भी व्यक्ति आपके लिए तभी कार्य करता है जब उसे ये पता रहे कि वो आपके लिए कब तक कार्य करेगा, यानी कि कितने टाइम के लिए वो है, उसकी जॉब में, उसकी नौकरी में कोई स्थायित्व है या नहीं है, यानी कि टेम्परेरी है या परमानेंट है। तो फेयोल इसके बारे में कहते हैं कि स्थिर कार्मिक दल संस्था की पूंजी है। अगर आप ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं जो लंबे समय की अवधि तक आपके साथ कार्य करेंगे तो वो एक प्रकार की पूंजी यानी कि कैपिटल है। यदि कर्मचारियों के कार्यस्थल में स्थायित्व होगा तो कर्मचारी सेवा असुरक्षा के भय से मुक्त होगा, यानी कि अगर आप जिन कर्मचारियों से काम करवा रहे हैं उन्हें इस बात का आश्वासन दिया जाए, यानी कि उन इस बात की गारंटी दी जाए कि वो जो काम कर रहे हैं वो लंबे समय तक चलेगा और उनके काम में स्थायित्व यानी कि उसकी बदली नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप हर 6 महीने में नई नई पोस्टिंग कर दे, नई नियुक्ति कर दे, नई भर्ती निकाल दे। तो अगर कर्मचारियों को ऐसी नई नियुक्ति भर्ती का भय रहेगा तो इसी दशा में वो कार्य को ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे वातावरण में कर्मचारी सेवा का अंग बनकर लगन और निष्ठा से कार्य करता है, यानी कि जब कर्मचारी को ये लगे कि उसका जो कार्य है या उसका जो पद है या उसकी जो नौकरी है, उसकी जो जॉब है वो स्थिर है या उसका कार्यकाल स्थिर है, तो ऐसी दशा में वो कार्य कैसे करेगा? पूरी निष्ठा से करेगा, पूरी लगन से करेगा और वो उस कार्य को अपना कार्य मान करके ही करेगा तथा अपने दायित्व के निर्वाह के लिए सजग रहेगा। इससे उसकी कार्यकुशलता में निरंतर वृद्धि होगी और कर्मचारी के कार्यकाल में स्थिरता न होने पर
कुप्रबंध का प्रत्यक्ष प्रमाण मिलेगा और कोई भी कर्मचारी आपके यहाँ पर मन लगा के काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाएगा या मन लगा के काम नहीं करेगा, जिसका प्रभाव आपके उद्देश्यों पर सीधा सीधा पड़ेगा कि आपके उद्देश्य आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगला हम बात करें अगला सिद्धांत, तो ये आता है पहल का सिद्धांत। फेयोल के अनुसार यदि कर्मचारी किसी अच्छी योजना को प्रस्तावित करता है तथा उसकी कार्य रूप देने की सुव्यवस्था का सुझाव देता है तो प्रबंध को मान्यता देनी चाहिए ताकि उनकी पहल क्षमता का विकास हो सके। यहाँ पर इस सिद्धांत के आधार पर फेयोल ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई कर्मचारी, आपका अधीनस्थ कर्मचारी, उसके अपने कार्य की कोई योजना देता है या किसी योजना को बना करके आपको सुझाव देने की कोशिश करता है तो आपको उसके सुझाव को सुनना चाहिए और उसको अगर सुझाव अच्छा लगता है या उसकी योजना, बनाई गई योजना अच्छी लगती है तो उसे मान्यता देनी चाहिए। इससे कर्मचारी अपने कार्य के प्रति और निष्ठावान होगा और लगन से वो काम करेगा, क्योंकि उसे एक प्रकार से अभिप्रेरणा यहाँ पर मिलेगी। आगे हम देखें तो प्रबंधक का प्रमुख ध्येय यह है कि व्यक्तियों का उस स्तर तक विकास कर दिया जाए कि वह अपने कार्यों को भलीभांति समझने लगे तथा उन्हें करने के लिए तत्पर रहे। देखिए, अगर आप लोगों, अपने कर्मचारियों की बातों को समझेंगे, उनके सुझाव को सुनेंगे तो वे अपने कार्य के प्रति और लगन से काम करेंगे। इससे उनमें क्या होगा, उनका विकास होगा कि किस तरीके से सोचना है और वो अपने कार्य के प्रति जिम्मेदार और रहेंगे। व्यक्ति में स्वयं कुछ करने की भावना का विकास होगा और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इससे निश्चित रूप से लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अगला और अंतिम सिद्धांत हम यहाँ देखेंगे कि सहयोग की भावना का सिद्धांत। देखिए, बिना सहयोग की भावना के कोई भी संगठन, कोई भी व्यापार या कोई भी स्वरूप जो होता है व्यापार का, वो आगे नहीं बढ़ पाता है या अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाता है। तो हेनरी फेयोल ने इसके बारे में कहा है कि यह सिद्धांत संगठन की शक्ति है। यह सिद्धांत क्या है, संगठन ही शक्ति है के महत्व को प्रदर्शित करता है। किसी भी उपक्रम के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। हम जो संगठन हमने किया है वो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया है। यदि विभिन्न समूह तथा समूह के सदस्यों के बीच सहयोग नहीं होगा तो ऐसी कंडीशन में हम लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपके पास क्या होना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए। जैसे कि आपको इस इमेज में यहाँ पर दिख रहा है, ये सभी आपस में क्या कर रहे हैं, एकजुट होकर के उस कार्य को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। तो यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि सभी कर्मचारी एक दूसरे के सहयोगी है, यानी कि उन सभी में आपस में तालमेल बना रहे और आपसी मतभेद भुलाकर सदैव सहयोग की भावना से कार्य करे ताकि संस्था निर्बाध गति से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होती रहे। तो साथियों, ये थे आज के हेनरी फेयोल के 14 सिद्धांत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स एंड कीप वॉचिंग।